कहानी है उस वक्त की जब एक भयंकर न्यूक्लियर वॉर की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो गई। चारों तरफ बस रेतीला रेगिस्तान जो कभी नहीं खत्म होता। लोग एक एक घूंट पानी के लिए एक दूसरे को जान से मारने को तैयार हैं। लेकिन इसी कभी ना खत्म होने वाले रेगिस्तान के बीच छिपी है एक छोटी सी जगह जिसे लोग ग्रीन आइलैंड के नाम से जानते हैं, जहाँ पर हरियाली है, खाने के लिए फल हैं, पीने के लिए साफ पानी है और सांस के लिए साफ हवा है, जहाँ पर यह लोग शांति से खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। यहीं पर हम फ्यूरिसा नाम की एक छोटी लड़की को देखते हैं जो अपनी एक दोस्त के साथ पेड़ से सेब तोड़ रही है। मगर तभी इसने थोड़ी दूरी पर कुछ लुटेरों को देखा। यह देखकर फ्यूरिसा ने तुरंत अपने दोस्त से यहीं पर छुपने को कहा और खुद धीमे कदमों के साथ उनकी तरफ जाने लगी। फ्यूरिसा ने पूरी चालाकी के साथ उनकी एक बाइक की तेल टंकी को काट दिया। मगर जैसे ही दूसरी बाइक की तेल टंकी को काटने चली तो पीछे से एक लुटेरे ने इसको पकड़ लिया। फ्यूरिसा ने बिना देर किए एक छोटे खंजर को इसके पैर में मारा और यहाँ से भागने लगी। पल भर में जहाँ पर मौजूद सभी लुटेरों की नजर इसके ऊपर पड़ गई। फ्यूरिसा भागते हुए अपने गले में मौजूद सीटी को जोर जोर से बजाने लगी और सामने एक चट्टान के ऊपर चढ़ने लगी। मगर तभी लुटेरे ने एक लंबी कांटेदार रस्सी को फेंका और इसे पकड़कर झट से नीचे धकेल दिया। लुटेरों ने बिना देर किए फ्यूरिसा को पकड़ा और इसे अपने साथ यहाँ से ले जाने लगे। यहीं पर हमने बाकी लोगों को देखा जिन्हें फ्यूरिसा की सीटी की आवाज पड़ गई थी। आवाज को सुनते ही फ्यूरिसा की माँ मैरी घोड़े को लेकर तुरंत उसके पास जाने लगी। लेकिन तब तक वह अनजान लुटेरे फ्यूरिसा को अपने साथ लेकर काफी दूर जा चुके थे। लेकिन फिर भी मैरी ने पीछे मौजूद एक लुटेरे पर खंजर से हमला किया जिससे इसकी मौत यहीं पर हो गई। मैरी ने तुरंत इसकी बाइक को लिया। यहीं पर मौजूद एल्सा नाम की एक लड़की जो मैरी के साथ जाना चाहती है, लेकिन मैरी ने कहा कि तुम वापस जाओ और सभी को अलर्ट कर दो। एल्सा ने मैरी से कहा कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे इस हरी भरी जगह को देख लिया है। अगर वह अपने ठिकाने पर पहुंच गए तो वह अपनी पूरी टीम के साथ आकर हमारे ऊपर हमला कर देंगे। इतना सुनते ही मैरी अकेले ही बाकी लुटेरों का पीछा करने चल पड़ी। सामने जा रहे 3 लुटेरे अपनी पूरी रफ्तार के साथ भाग रहे थे, लेकिन तभी इनमें से एक के सर में सीधा गोली लगी। मैरी बाकी लुटेरों को भी अपना निशाना बनाने ही वाली थी, लेकिन तभी लुटेरे ने एक चाल चली और पास में पड़ी बाइक के दोनों पहियों को निकालकर अपनी बाइक के पीछे बांध दिए और यहाँ से भागने लगे। जिससे हुआ यह कि पीछे बंधे पहियों की वजह से रेत काफी ज्यादा उड़ने लगी, जिससे मैरी के लिए निशाना लगाना पूरी तरह से मुश्किल हो गया। यहीं पर हम फ्यूरिसा को देखते हैं जिसे अब होश आ गया। होश में आते ही फ्यूरिसा ने एक शातिर चाल चली और अपने नुकीले दांतों से तेल की टंकी को काट दिया, जिससे हुआ यह कि कुछ ही दूर जाकर यह बाइक रुक जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रात का वक्त है और अभी तक इन सभी में भाग दौड़ चालू है। कुछ दूर जाने पर फ्यूरिसा ने जिस बाइक की तेल की टंकी को काटा था वह अब रुक गई, जिससे ना चाहते हुए भी इन्हें रुकना पड़ता है। इसी पल का फायदा उठाकर फ्यूरिसा ने किसी तरह से अपने बंधे हाथों को खोला और यहाँ से भागने लगी। लेकिन इस वीरान और खुले रेगिस्तान में फ्यूरिसा के लिए दूर दूर तक छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए लुटेरों ने इसे पल भर में फिर से पकड़ लिया। वक्त के साथ सुबह हो गई। यहाँ पर हम मैरी को देखते हैं जो इनका पीछा करते हुए एक ऊंची जगह पर आकर स्निपर से उन्हें अपना निशाना बनाने की कोशिश करती, लेकिन उड़ती धूल की वजह से मैरी के लिए निशाना लगाना काफी मुश्किल है। मैरी ने तुरंत बाइक को लिया और फिर से उनका पीछा करने लगी। कुछ दूर जाने पर एक ऊंची जगह से इसने स्निपर से फिर से निशाना लगाया, लेकिन अभी तक निशाना लगाना काफी कठिन था। तभी इसने अपनी बाइक को कुछ और आगे लिया और फिर से निशाना लगाया। तभी इसने अपनी बाएं तरफ कुछ ही दूरी पर एक छोटी बस्ती को पाया जिसमें काफी सारे इन्हीं की तरह बाइकर्स थे। मैरी ने तुरंत समझ लिया कि अगर यह 2 लुटेरे फ्यूरिसा को लेकर अपनी बस्ती के पास पहुंच गए तो बात खतरे में आ जाएगी, जिसके चलते फ्यूरिसा को बचाना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा। हिम्मत करते हुए मैरी ने एक बार फिर से लुटेरे पर निशाना साधा, मगर इसने पाया कि लुटेरे ने फ्यूरिसा को बिल्कुल अपने सर के बराबर बंधा हुआ है, जिसका मतलब साफ है कि मैरी का निशान हल्का सा भी चुका तो इससे फ्यूरिसा की भी जान जा सकती है। मैरी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती, जिसके चलते मैरी ने लुटेरे पर निशाना ना साधकर बाइक के टायर पर गोली मारी, मगर फिर भी यह ना रुका और लड़खड़ाते हुए भागता ही रहा। मैरी ने तुरंत दूसरे बाइकर के सर को गोली से उड़ा दिया, लेकिन बाकी बचा आखिरी बाइकर अब अपने कबीले तक पहुंच गया। यहाँ पहुंचते ही कुछ लोगों ने इसे रोक लिया। इस लुटेरे ने सभी से कहा कि मेरे पास एक बच्ची है और मैं इसे अपने सरदार डिमेंटस के पास ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पर मौजूद लोगों ने इससे पूछा कि ये छोटी लड़की तुम्हें कहाँ पर मिली, जिस पर इसने बोला कि यह एक ऐसी जगह से मिली जहां पर साफ हवा, खाने के लिए अच्छा खाना और पीने के लिए ताजा पानी मौजूद है। यह सुनते ही सभी लोग खुश हो गए क्योंकि ऐसी जगह की तलाश इस वक्त में सभी को थी। यह बातें सुनते ही फ्यूरिसा समझ जाती है कि अब हमारे इलाके पर एक बड़ा हमला होने वाला है। जैसे ही लुटेरा फ्यूरिसा को अपने सरदार डिमेंटस के पास ले जाने के लिए आगे बढ़ा तो फ्यूरिसा ने एक बार फिर से होशियारी दिखाई
और बाइक से कूदकर इसके गले में मौजूद उस हड्डी के लॉकेट को खींच दिया, जिससे हुआ यह कि इसका गला कट गया। दूर मौजूद मैरी स्नाइपर का निशान लगाकर ये सब नजारा देख रही है। मैरी को एक अच्छे मौके की तलाश है, मगर तभी उसने अपने पीछे रेत का एक भयंकर तूफान देखा। यहीं पर एक आदमी जिसकी एक आंख फूटी हुई है फ्यूरिसा को लेकर अपने सरदार डिमेंटस के पास लाता है। यहाँ पर आते ही एक डॉक्टर ने फ्यूरिसा की जांच की और कहा कि लड़की पूरी तरह से शुद्ध है, इसके अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। असल में जब परमाणु न्यूक्लियर वॉर हुआ था तो तब से जिस भी बच्चे का जन्म होता उसके जन्म के साथ ही एक भयानक बीमारी लगकर आती है, लेकिन फ्यूरिसा के अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। डिमेंटस इसके बिल्कुल करीब आकर बोला कि बच्ची तुम कहाँ पर रहती हो, मगर फ्यूरिसा अपने मुंह को नहीं खोलती। तभी यहाँ पर इस लुटेरे को लाया गया जिसका गला अब काफी हद तक कटा हुआ है। डिमेंटस ने इससे पूछा कि वह जगह कहाँ पर है, लेकिन गले के कटे होने की वजह से इसके लिए बोल पाना अब पूरी तरह से मुश्किल हो गया। तभी दो लोगों ने इसे उल्टा लटका दिया और कहा कि जमीन पर उस जगह पर जाने का नक्शा बना। ये देखते ही फ्यूरिसा तुरंत समझ गई कि अब मुझे क्या करना है। फ्यूरिसा फुर्ती के साथ आई और सीधा इसमें जोरदार लात मारी, जिससे लुटेरे में बची कुची जान भी निकल पड़ी। ये देखकर डिमेंटस को समझ आ गया कि यह लड़की अपना मुंह नहीं खुलेगी। डिमेंटस ने अपनी चाल को बदलते हुए इसके साथ नरमी से पेश आने का सोचा और कहा कि इसके लिए साफ पानी और अच्छा खाना दिया जाए। इसके बाद फ्यूरिसा को पास में मौजूद एक दूसरे तंबू में ले जाया गया, जहां पर एक औरत इसके पैरों को साफ करने लगी। कुछ ही दूरी पर हम मैरी को देखते हैं, जिसने अब इन्हीं लुटेरों जैसे कपड़े पहने और बाइक को लेकर बस्ती की तरफ चल पड़ी। वक्त के साथ रेत के तूफान की भी रफ्तार काफी तेज हो गई, जिससे आसपास का नजारा देखना सभी के लिए मुश्किल था। इसी पल का फायदा उठाकर मैरी इस तंबू में घुसी और सीधा सामने मौजूद एक अधेड़ उम्र के आदमी को निशाना बना लिया। यहीं पर वह औरत जो फ्यूरिसा के पैरों को साफ कर रही थी, मैरी इसे मारने वाली थी कि औरत गिरते हुए बोली कि मुझे मत मारो, मैं भी तुम्हारी तरह एक माँ हूँ, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। इसकी ऐसी बातें मैरी के सीधा दिल पर जा लगी और इसे ना करने का फैसला किया और फ्यूरिसा को लेकर यहाँ से निकल पड़ी। मैरी कुछ ही दूरी पर पहुंची थी कि तभी यह औरत जिसकी जान मैरी ने बख्श दी थी, लेकिन इसी ने मैरी को धोखा दिया। औरत भागते हुए बाहर आई और डिमेंटस को बता दिया। तभी डिमेंटस के एक गार्ड ने बंदूक से मैरी के ऊपर निशाना साधा और फायरिंग कर दी। गोली के लगते ही मैरी के कपड़ों में आग लगने लगी, लेकिन फिर भी मैरी नहीं रुकी, क्योंकि इसका रुकना इसके पूरे इलाके के लिए खतरा खड़ा कर सकता है। रेत का तूफान भी इतनी तेजी से बह रहा है कि पल भर में मैरी डिमेंटस की आंखों के सामने से गायब हो गई। कुछ दूर जाने के बाद मैरी ने बाइक को रोका और जलते हुए कपड़े को उतार दिया। मैरी ने पीछे मुड़कर देखा तो इसे एहसास हुआ कि लुटेरे अभी तक हमारा पीछा कर रहे हैं, इसलिए दोनों फिर से बाइक पर बैठे और तेज रफ्तार के साथ निकल पड़े। यहीं पीछे हम डिमेंटस को देखते हैं, जो कुत्तों की मदद से उनकी सुगंध को तलाश करते हुए उन्हें ढूंढ रहा है। कुछ ही दूरी पर मैरी को देखते हैं, जिसे समझ आ गया कि वह सुगंध को तलाश करते हुए हमारे पास पहुंच जाएगा। मैरी ने तुरंत फैसला बदला और अपनी बेटी से कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। न चाहते हुए भी फ्यूरिसा को अपनी माँ को यहीं पर छोड़कर बाइक को लिए यहाँ से निकल पड़ी। मैरी खुद एक चट्टान के सहारे डिमेंटस की सेना को रोकने को तैयार हो गई। जैसे ही डिमेंटस के लोग यहाँ पर आए तो मैरी ने एक बड़ी चट्टान का सहारा लेकर उन्हें शूट करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते डिमेंटस के काफी सारे लोग मर गए, मगर हालात बिगड़ते देख मैरी को डिमेंटस के लोगों ने बंदी बना लिया और इसे एक पेड़ पर लटकाकर टॉर्चर करने लगे और कहा कि अगर तुम हमें अपने आयरलैंड के बारे में बता दोगी तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन मैरी को पता होता है कि अगर इन्हें एक बार उस आयरलैंड के बारे में पता लग गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये लोग वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को टपका देंगे। यहीं पर मौजूद फ्यूरिसा, जो अपनी माँ को छोड़कर ज्यादा दूर नहीं जा पाई, इसने दूर से ही अपनी माँ को बुरी हालत में देखा। ये देखकर इसके पास रहा नहीं गया और भागते हुए अपनी माँ को बचाने चली आई, मगर तभी इसे डिमेंटस ने पकड़ लिया और कहा कि अगर तुम हमें अपनी जगह के बारे में बता दोगी तो हम तुम्हारी माँ को छोड़ देंगे। दूर से ही मैरी ने तेज आवाज में कहा कि कुछ भी मत बताना। गुस्से में आकर डिमेंट्स ने अपने लोगों को आदेश दिया और अगले ही पल मैरी को फ्यूरिसा के सामने ही जिंदा जला दिया गया। यह देखकर फ्यूरिसा के अंदर एक बदले की आग जाग उठी। कुछ देर बाद फ्यूरिसा को एक बूढ़े साइंटिस्ट के साथ कैद कर दिया गया। बूढ़ा साइंटिस्ट जो तारों को देखकर रास्तों का नक्शा बनाया करता है, बूढ़ा साइंटिस्ट फ्यूरिसा से बोला कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हें अनमोल होना होगा। मैं तुम्हें सितारों को पढ़ना सिखा सकता हूँ। मगर हमेशा की तरह फ्यूरिसा कुछ भी नहीं बोलती। अब जैसे ही रात हुई तो फ्यूरिसा ने चुपके से अपने हाथ पर सितारों से घर जाने के लिए एक नक्शा बनाया। एक दिन जब डिमेंटस अपनी पूरी सेना के साथ खाने की तलाश में खुले रेगिस्तान में भटक रहा था तो तभी इसने अपने बाएं तरफ आसमान में लाल रंग के एक धमाके को देखा। डिमेंटस सभी लोगों को गले की तरफ ले गया
जहाँ पर इन्होंने एक अजीब देखने वाले आदमी को देखा, जिसे इस कहानी में वर बॉय का नाम दिया गया है। वर बॉय कहता है कि मैं वेस्टलैंड के एक किले से आया हूँ जहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें वहाँ जाने का रास्ता बता सकता हूँ। अगले ही पल सभी लोग वर बॉय के साथ चल पड़े। हल्का सा आगे जाने पर इन्होंने इमोर्टल किले नाम की एक ऊंची जगह को देखा जहाँ पर हरे पेड़ पौधे, साफ पानी मौजूद था। लेकिन यहीं पर नीचे रहने वाले लोग जो भूखमरी के शिकार हैं, ये लोग पूरी तरह से ऊपर रह रहे अपने राजा पर निर्भर हैं और छोटी छोटी सुरंग के अंदर रहते हैं। डिमेंटस ने यहाँ पर आते ही घमंडी अंदाज में तेज आवाज में बोला कि अपने घुटने टेक दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। डिमेंटस की बात को सुनकर सामने आता है जॉय नाम का एक आदमी, जिसके लंबे लंबे सफेद बाल हैं और सबसे अलग एक मास्क पहने हुआ है। पास में खड़ा जॉय का कमांडर डिमेंटस से बोला कि अभी और इसी वक्त अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मगर डिमेंटस, जिसके अंदर घमंड भरा हुआ है, बोला कि हम रेगिस्तान में रहने वाले वह तूफान हैं जो कभी शांत नहीं रहते। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऊपर हमने काफी सारे एक लाइन से खड़े हुए वर बॉय को देखा। जॉय ने तुरंत एक वर बॉय को इशारा किया। इशारा पाते ही इसने अपने मुंह पर विस्फोटक शिप्रा को लगाया और ऊंचाई से सीधा डिमेंटस के लोगों में कूद पड़ा। वर बॉय के गिरते ही एक जोर का धमाका हुआ जिससे डिमेंटस के काफी सारे लोग मर गए। खतरे की हल्की सी झलक को देखकर डिमेंटस घबरा उठा। ऊपर से जॉय का कमांडर बोला कि हमारे पास ऐसे हजारों सैनिक हैं जो इशारा पाते ही अपनी जान दे सकते हैं। देखते ही देखते वर बॉय ऊपर से डिमेंटस की सेना के बीच कूदने लगे। एक के बाद एक धमाके होने की वजह से डिमेंटस के काफी सारे सैनिक मरते गए, यहाँ तक कि वर बॉय ने इनकी बाइक्स को भी ऊपर खींचना शुरू कर दिया। बिगड़ते हालात को देख डिमेंटस घबरा गया। तभी इसकी नजर उस कैद खाने में पड़ी जिसमें फ्यूरिसा कैद है। इसने पाया कि नीचे रह रहे गुफाओं में लोग फ्यूरिसा को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इस भयानक नजारे को देखकर डिमेंटस तुरंत फ्यूरिसा की तरफ भाग पड़ा और इसे बाहर की तरफ खींचने लगा। यहीं पर हमने अंदर देखा जहां पर इसने फ्यूरिसा को काफी हद तक खींच लिया था। एक बूढ़ी औरत जिसके पीछे इंसान का सड़ा हुआ मांस लटका हुआ है, जिसका मतलब साफ है कि यह लोग इतनी ज्यादा भूखे हैं कि इंसानों को खाने तक के लिए मजबूर हैं। किसी तरह से डिमेंटस ने फ्यूरिसा को अपने साथ लिया। आसपास बिगड़ते हालातों को देख डिमेंटस के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और तुरंत यहाँ से भागने लगा। लेकिन देखा जाए तो अभी भी इसके पास रहने के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इसे अच्छा खाना और पीने के लिए पानी मिले। कुछ ही दूर जाने पर इसने दूर से डीजलगढ़ नाम के एक इलाके को देखा जो 2 किलोमीटर एरिया के बीच में लोगों को खाना पानी के बदले में डीजल सप्लाई करता है। डिमेंटस ने तुरंत एक खुफिया विचार सोचा कि मैं डीजलगढ़ पर कब्जा करके वेस्टलैंड से आने वाले खाने पर अपनी हुकूमत जमा लूंगा। अगले ही पल इन्होंने वेस्टलैंड से आते हुए एक बड़े टैंकर को देखा जिसके अंदर काफी सारा खाना था। डिमेंटस ने तुरंत इसके ऊपर हमला कर सभी लोगों को मारकर इसे हथिया लिया। इसके बाद इसने अपने ही कुछ लोगों पर सफेद पाउडर लगाकर इन्हें वर बॉय की तरह बना दिया ताकि डीजलगढ़ के लोगों को लगे कि ये हमारे ही वर बॉय हैं। बिना देर किए टैंकर को डीजलगढ़ की तरफ ले जाया गया। डिमेंटस ने अपनी पूरी सेना को टैंकर के चारों तरफ फैला दिया। डीजलगढ़ में मौजूद एक आदमी दूरबीन से इस नजारे को देखता रहा और इसे शक होने लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी डिमेंटस ने अपने ही बनाए हुए वर बॉय पर हमला कर दिया जिससे डीजलगढ़ में मौजूद लोगों को यह लगा कि वाकई में हमारे लोगों पर हमला हुआ है और दरवाजे को खोल दें। हमलावर सीन को देखते ही ऊपर से दरवाजे को खोलने का आदेश दिया। दरवाजे के खुलते ही टैंकर को अंदर ले लिया, लेकिन जो पीछे आ रहे बाइकर्स थे वह बाहर ही रह गए। अंदर टैंकर में छुपे हुए लोग तुरंत बाहर आए और सभी ने सिक्योरिटी गार्ड को पल भर में टपका दिया और अपने बाकी साथियों को अंदर ले आए। इतना करने के बाद डिमेंटस ने यहाँ के सरदार को बंदी बनाया और इमोर्टल किले में ले आया और सभी को धमकी दी कि अगर किसी ने भी कोई चाल चली तो मैं एक झटके में पूरे डीजलगढ़ को उड़ा दूंगा, क्योंकि अब डीजलगढ़ पर मेरा राज है। इसलिए तुम्हें खाने पीने के सामान की सप्लाई को बढ़ाना होगा और हाँ, मेरे राज में तुम्हें खाने के बदले में आधा ही डीजल मिलेगा। लेकिन जॉय ने इसकी इस बात को नहीं माना। गुस्से के चलते डिमेंटस ने डीजलगढ़ के सरदार को मौत का दरवाजा दिखा दिया। तभी इमोर्टल किले का राजा जॉय सामने आया। डिमेंटस के बराबर में खड़ी हुई लड़की फ्यूरिसा को देखा। जॉय ने तुरंत इस लड़की के बारे में पूछा कि यह कौन है। झूठ बोलते हुए डिमेंटस बोला कि यह मेरी बेटी है और यह शांत रहना पसंद करती है। इसने आज तक अपने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं बोला। जॉय ने इसे पूछा कि क्या डिमेंटस तुम्हारा बाप है। फ्यूरिसा ने पहली बार अपना मुंह खोला और कहा कि यह मेरा बाप नहीं है, बल्कि इसने मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने जिंदा जला दिया था। जॉय डिमेंटस से कहता है कि मैं तुम्हारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे यह लड़की चाहिए ताकि बड़े होकर यह मेरी बच्चों की माँ बन सके। इसके बाद फ्यूरिसा को इसी जगह पर थोड़ी दूर ले जाया गया
जहां पर इसने काफी सारी औरतों को देखा जिनका काम सिर्फ यहाँ पर बच्चों को जन्म देना है। लेकिन परेशानी की बात तो यह है कि किसी का भी बच्चा ठीक पैदा नहीं होता। जन्म से ही उनके साथ एक जानलेवा बीमारी आती है। कुछ दिन बीतने के बाद जॉय का बेटा रिगेटस फ्यूरिसा के बालों को अपनी गंदी सोच को लेकर छूने लगता है। यह देख फ्यूरिसा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अगले ही पल अपने सर के सारे बालों को काट कर उन्हें नकली बालों की तरह कर लेती है। इसी रात जब फ्यूरिसा गहरी नींद में थी तो तभी रिगेटस इसे अपनी गोद में उठाकर ले जाने लगता है और एक जगह पर लाकर पहले की तरह इसके बालों को पकड़ने लगता है। मगर फ्यूरिसा तेज रफ्तार के साथ भाग पड़ी और इसके काटे हुए बाल आदमी के हाथ में ही रह गए। फ्यूरिसा भागते हुए एक पतली सुरंग में जाकर एक पाइप के सहारे छिप गई। पीछे पीछे रिगेटस भी इसे ढूंढने आ गया, लेकिन तभी यहाँ पर इसका दूसरा भाई आ पहुंचा और उसने सवाल किया कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हंगामा से बचने के लिए इसने झूठ बोल दिया कि मैं बस वैसे ही यहाँ पर आया था और अपने हाथ में मौजूद कटे हुए बालों को नीचे की तरफ धकेल दिया। ऐसे ही वक्त के साथ काफी साल बीत गए और हम इमोर्टल किले के अंदर काफी सारे सैनिकों को देखते हैं जो यहाँ पर एक ऐसा वर ट्रक बना रहे हैं जिसे रोक पाना किसी भी दुश्मन के लिए मुश्किल है। ट्रक के चारों तरफ जानलेवा हथियार मौजूद हैं। इसी भरे माहौल में हम फ्यूरिसा को देखते हैं जिसने अपना पूरा भेष बदला हुआ है और अब लड़का बनकर इस भीड़ में छिपी हुई है। असल में इसका प्लान होता है कि जैसे ही टैंकर तैयार होकर यहाँ से निकलेगा तो मैं भी इसी के साथ यहाँ से निकल जाऊंगी। तभी हम यहाँ पर क्रिस नाम के एक ड्राइवर को देखते हैं जो आज तक अपने मिशन में कभी नहीं चुका। इसे जो भी मिशन मिलता है क्रिस उसे बिना रोक टोक के उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। जैसे ही यह लोग ट्रक को लेकर डीजल घड़ की तरफ निकले तो तभी रास्ते में ही कुछ अनजान लुटेरों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। यहीं पर हम फ्यूरिसा को देखते हैं जो टैंकर के बिल्कुल नीचे छिपी हुई है। तभी दुश्मन लुटेरे की नजर फ्यूरिसा के ऊपर पड़ी और इसके ऊपर हमला कर दिया। दोनों में मारधाड़ हो गई, लेकिन फ्यूरिसा ने ताकत के साथ अपने आप को साधा और दुश्मन को खत्म कर दिया। लंबे समय तक लड़ाई के चलते दोनों तरफ से काफी सारे लोग खत्म होते गए। हंगामा भरे माहौल को देखते हुए फ्यूरिसा चुपके से ऊपर पहुंची, मगर तभी इसके मुंह पर लगा मास्क हवा से उड़ गया और इसका चेहरा क्रिस के सामने आ गया। क्रिस ने इसे तुरंत पहचान लिया कि यह लड़की है जो चालाकी चलकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है। अचानक ऊपर से कुछ हमले हुए। फ्यूरिसा ने फुर्ती दिखाते हुए काफी सारे दुश्मन लुटेरों को मिटा दिया। इसको लड़ते हुए देख क्रिस को इसकी बहादुरी पर गर्व हुआ। पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। तभी पीछे से फ्यूरिसा ने क्रिस के ऊपर बंदूक रख दी और कहा कि इस टैंकर को मेरे हवाले कर दो और तुम यहाँ से चले जाओ। मगर क्रिस ने चतुराई दिखाई और तेजी से टैंकर के डिस्क ब्रेक खींच दिए, जिससे जोर का झटका लगा और फ्यूरिसा सीधा टैंकर से बाहर जा पड़ी। अब फ्यूरिसा इस खाली और बंजर रेगिस्तान में अकेली है। ना इसके पास खाने के लिए खाना और ना ही पीने के लिए पानी है। मानो फ्यूरिसा की पूरी उम्मीद टूट गई। मगर तभी हमने देखा कि क्रिस फिर से पैदल चलते हुए इसके पास आ रहा है और दूर से बोला कि मैं तुम्हारे लड़ने के तरीके को देखकर हैरान हूँ। तुम काफी अच्छी लड़की हो, लेकिन अफसोस तुझ में लड़ने का तरीका नहीं है। तुम हमारे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिर दुश्मन से कैसे लड़ा जाता है, यहाँ तक कि मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद तक पहुँचाऊंगा। क्रिस की बातों में वाकई सच्चाई थी, इसलिए फ्यूरिसा इसके साथ चल पड़ती है। क्रिस फ्यूरिसा को एक बंदूक भी देता है। कुछ वक्त के बाद क्रिस टैंकर को लेकर डीजलगढ़ पहुंचता है, जहां पर डिमेंटस का राज है। यहां पर आते ही डिमेंटस के लोग टैंकर के ऊपर हमला कर देते हैं। मजबूरी के चलते क्रिस को बिना फ्यूल के ही वापस आना पड़ता है। क्रिस तुरंत इमोर्टल किले के राजा के पास पहुंचा और कहा कि डिमेंटस ने जैसा वादा किया था उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने सारा खाना ले लिया, लेकिन फ्यूल थोड़ा सा भी ना दिया। ये सुनते ही जॉय को बेहद गुस्सा आता है और कहता है कि जंग का ऐलान कर दिया जाए और कहा कि क्रिस तुम खाली टैंकर को लेकर बुलेट फॉर्म जाओ और वहां पर जितनी भी हथियार मिले उन सभी को ले आओ। जब शाम को यह दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं तो क्रिस फ्यूरिसा के हाथ में तारों को देखता है, जिस पर क्रिस कहता है कि जिस जगह तुम जाना चाहती हो वह कहां पर है। फ्यूरिसा इसे बीज को दिखाती है जो इसे इसकी माँ ने दिया था। असल में यह बीज काफी अनमोल है क्योंकि इसके जरिए पूरा एक हरा पेड़ खड़ा किया जा सकता है। सुबह होते ही क्रिस फ्यूरिसा खाली टैंकर को लेकर पूरे सिपाहियों के साथ बुलेट फॉर्म की तरफ निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर ही क्रिस टैंकर को रास्ते में रुकवाता है और सभी सैनिकों को बदलकर एक जगह से दूसरी जगह पर कर देता है। साथ ही एक कार में कुछ खाने पीने का सामान और 2 बाइक को रखकर फ्यूरिसा से कहता है कि तुम इसमें चलो। अब जैसे ही यह लोग बुलेट फॉर्म पहुंचते हैं तो हमने पाया यहाँ पर पहले से ही डिमेंटस के लोग इन पर हमला करने को तैयार हैं। पीछे में क्रिस के साथ आ रहे सारे सिपाही मर जाते हैं, लेकिन फ्यूरिसा जो गाड़ी में मौजूद थी वह अभी तक सेफ है और एक जगह में छुपकर स्नीपर को लिए डिमेंटस के सिपाहियों को शूट कर रही है। डिमेंटस जो एक
ऊंची जगह में अपने कुछ सैनिकों के साथ छिपा हुआ है। फ्यूरिसा ने भी बिल्कुल अपना निशाना इनके ऊपर ही लगाया हुआ है। इनकी हल्की सी झलक दिखाते ही फ्यूरिसा इन्हें मौत के घाट उतार देगी। तभी डिमेंटस ने अपने एक आदमी को सामने किया और खुद ने पीछे से एक बम वाली बंदूक से फ्यूरिसा पर अटैक किया, जिससे एक जोर का धमाका हुआ और सब कुछ तबाह हो गया। हालात को बिगड़ते देख फ्यूरिसा क्रिस को लेकर यहाँ से भागने लगी, यहाँ तक कि इन्होंने अपने टैंकर को भी बुलेट फॉर्म के अंदर ही छोड़ दिया था। दोनों गाड़ी में बैठकर काफी दूर आ गए, लेकिन तभी पीछे से डिमेंटस के लोग इन्हें पकड़ने चल पड़े। कुछ देर भाग दौड़ होने के बाद पीछे से एक बड़े मॉन्स्टर ट्रक को क्रिस की छोटी गाड़ी पर चढ़ा दिया, जिससे गाड़ी पलटते हुए एक गड्ढे में जा पड़ी। दोनों जख्मी हालत में गाड़ी से निकल कर आए। तुरंत डिमेंटस ने दोनों को बंदी बना लिया। इसके बाद क्रिस को रस्सियों से बांधकर बाइक से लटका दिया और इससे घसीटते हुए इधर उधर ले जाने लगे, जिससे जल्द ही क्रिस बेरहमी से मौत मारा गया। यहीं पर फ्यूरिसा जिसके जख्मी हाथ को बांधकर एक ऊंची जगह से लटका दिया। बाइक के चलने की वजह से चारों तरफ धूल इतनी ज्यादा उड़ने लगी थी कि पास का नजारा देखने में सभी को मुश्किल होने लगी। फ्यूरिसा ने ऐसी बात का फायदा उठाया और यहाँ से भाग निकले। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर फ्यूरिसा ने जंजीर में बंधे हाथ को कैसे खोला। तभी हमने देखा कि फ्यूरिसा ने आजाद होने के लिए अपने हाथ को ही काट दिया। भागते हुए फ्यूरिसा काफी दूर पहुंच गई, लेकिन भूख और प्यास के चलते इसके अंदर ताकत खत्म होने लगी और धीरे धीरे कमजोर होकर यहीं पर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब इसकी आंख खुली तो इसने अपने आप को एक बूढ़ी औरत के पास पाया, जिसने यहाँ पर काफी सारे इंसानी अंगों को काट कर लटकता हुआ है और उनके ऊपर कीड़े छोड़े हुए हैं। इस भयानक नजारे को देखकर फ्यूरिसा घबराते हुए तुरंत यहाँ से बाहर निकली। एक तरफ हम जॉय को देखते हैं जो अपनी दूरबीन से सामने देख रहा है, तो इसे आसमान में उड़ता हुआ धूल दिखाई पड़ा जो सीधा डीजल गढ़ की तरफ से उड़ रहा है, जिससे इसे लगा कि डीजल नगरी के लोगों ने डिमेंटस के खिलाफ बगावत कर दी और दोनों में जंग छिड़ गई। इसी वक्त फ्यूरिसा भी यहाँ पर आ पहुंची और जॉय से बोली कि डीजल गढ़ में कोई जंग नहीं छिड़ी, बल्कि डिमेंटस तुम्हें पागल बनाने के लिए यह तमाशा कर रहा है ताकि तुम अपने लोगों को ले जाकर वहां पर हमला करो और इसी बात का फायदा उठाकर डिमेंटस इमोर्टल नगरी पर अपना कब्जा कर लेगा। और सच्चाई भी यही है, क्योंकि डिमेंटस अपनी लंबी सेना के साथ एक खुफिया रास्ते से इमोर्टल नगरी की तरफ बढ़ रहा है। तभी डिमेंटस ने अपने बाएं तरफ धूल के तूफान को उड़ता हुआ देखा, जिससे इसे लगा कि इमोर्टल नगरी के लोग डीजल गढ़ पर हमला करने निकल पड़े हैं और यही वक्त इमोर्टल नगरी को हथियाने का सबसे सही समय है। मगर हमने पाया कि इमोर्टल नगरी डीजल गढ़ पर हमला करने नहीं जा रहे, बल्कि यहाँ पर तो इमोर्टल नगरी के कुछ वर बॉय गाड़ियों में टायर बांधकर डिमेंटस को बेवकूफ बनाने के लिए धूल उड़ा रहे हैं। इसके अगले ही पल हमने पाया कि डिमेंटस और इमोर्टल नगरी की एक चौंका देने वाली जंग छिड़ चुकी है। दोनों तरफ से मक्खियों की तरह लोग मारे जा रहे हैं। कहा गया है कि ये लड़ाई करीब 40 दिन तक लड़ी गई, लेकिन अंत में डिमेंटस के लोगों की मात्रा कम पड़ने लगी। इसके पूरे सिपाही मौत के घाट उतर गए। बच्चे कुछ चंद सिपाहियों को देखते ही डिमेंटस ने अपने पैरों को पीछे लेकर यहाँ से भागने का फैसला किया। एक तरफ हम फ्यूरिसा को देखते हैं, जिसका हाथ भले ही कट चुका है, मगर अभी तक इसके अंदर बदले की आग सुलग रही है। इसे किसी भी तरह से डिमेंटस से अपनी माँ का बदला लेना है। फ्यूरिसा यहाँ पर अपने लिए एक रोबोटिक हाथ तैयार करती है और सीधा डिमेंटस के पीछे पड़ जाती है। फ्यूरिसा पीछे से ही डिमेंटस के साथ चल रहे चंद सिपाहियों को दूर से शूट करने लगती है। देखते ही देखते फ्यूरिसा डिमेंटस के सभी सिपाहियों को टपका देती है और बचता है सिर्फ डिमेंटस, जो तेज रफ्तार के साथ सामने आ रहे तूफान के अंदर चला गया। मगर तभी इसने अपने सामने फ्यूरिसा को पाया। यह देखते ही डिमेंटस ने तुरंत इसकी तरफ गोली चलाई, मगर इसने पाया कि बंदूक गोलियों से खाली है। बचने का इसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, मगर फिर भी उम्मीद लेकर यहाँ से भागने लगा। फ्यूरिसा भी इसे तरसा तरसा कर मारने के लिए कार से इसके पीछे आने लगी। हारे थके डिमेंटस ने तुरंत समझ लिया कि अगर यह लड़की मुझे मारना चाहती तो कब का मार देती, या मुझे तड़पा तड़पा कर मारना चाहती है। इसलिए इसने भागना बंद किया और एक जगह पर रुक गया। फ्यूरिसा इसके पास आई। डिमेंटस बिल्कुल इसके कदमों में लेट गया। डिमेंटस ने कहा, आखिर तुम कौन हो और मुझे इतनी दर्दनाक मौत क्यों देना चाहती हो? जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि ऐसी मौत लोग अक्सर बदले की आग में देते हैं, तो बताओ तुम मुझसे कौन सा बदला लेना चाहती हो? फ्यूरिसा बोली, आज से करीब 15 साल पहले तुमने मेरी माँ को पेड़ में लटकाकर जिंदा ही जला दिया था। मैं उसी की बेटी हूँ और मेरा नाम है फ्यूरिसा। डिमेंटस बोला, तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। हम दोनों ही एक जैसे हैं, क्योंकि हम दोनों ही बदले की आग में जल रहे हैं। मैंने अपने परिवार को खोया है और तुमने अपनी माँ को। यहाँ पर हर कोई बदले के लिए जिंदा है। साथ ही कहता है कि मुझे तुम ऐसी मौत दो जो ऐतिहासिक बने। इसके बाद हम काफी साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक कमजोर, पतला, भूखा प्यासा आदमी लेटा हुआ है, जिसकी बॉडी से एक पेड़ उगा हुआ है और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि डिमेंटस है।
जो पूरी शिद्दत से अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। लेकिन अफसोस इसे मौत नहीं मिल रही। फ्यूरिसा जानती है कि इस तरह से जिंदा रहना इसके लिए मौत से भी बदतर सजा है, और वाकई में फ्यूरिसा ने इसके लिए एक ऐतिहासिक सजा दी है। यहाँ पर फ्यूरिसा आई और इसी पेड़ में लगे एक सेब को तोड़ा और इसे लेकर उन सभी औरतों को खिला दिया जिन्हें यहाँ पर सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए रखा गया था। फ्यूरिसा ने इन्हें एक टैंकर में बैठाया और यहाँ से कहीं दूर भेज दिया। और अब इसी के साथ द मैड मैक्स फ्यूरिसा की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।